मुसलमानों को लगा कि जो 15 साल हमको एम वाई समीकरण में जोड़ा गया, एम वाई समीकरण से क्या मिला भाई? 2005 से 2010 के बीच में नीतीश कुमार ने बताया कि हम एम वाई समीकरण तो नहीं जानते हैं, लेकिन विकास कैसे होता जानते हैं। हमेशा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक खास समूह को टारगेट करने की कोशिश होती है। अब बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा थे नहीं उम्मीदवार। अब आप बिहार के चेहरा में बात करें, शहनवाज हुसैन, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। तो बीजेपी से तो संसद पहुंचने से कोई रहे। अब फैक्टर काम कर रहा था मोदी का, तो अब समझिए कि विपक्ष का सुपड़ा साफ था। युवा पीढ़ी जो मुसलमान है, संख्या को समझ रहा है, उनका एक ही नारा है, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। अरे भाई, सुनते सुनते तो मुसलमान थक गया। अब नौजवान बोलता है इसी देश के नागरिक हैं, यहीं पैदा लिए हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं खाए, यहीं लिखे हैं। अब हमको नागरिक क्यों बताते हैं इस देश का? भाई हमको ये बताइए ना कि मेरे लिए क्या कीजिएगा। तो जब वो अपने लिए सवाल पूछते हैं तो उनको नजर आता है कि मेरे लिए स्कूल नहीं है, मेरे लिए रोजगार नहीं है, मेरे लिए नौकरी नहीं है, हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमको सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोला जा रहा है। अररिया कैसे हार गए भाई आप? कटिहार कैसे हार गए? आप समझ सकते हैं कैसे हार गए। मधुबनी कैसे हार जाते हैं, दरभंगा कैसे हार जाते हैं। और फिर लालू यादव के साथ में रह के नीतीश कुमार को एम का सहारा, वायु हटा दीजिए, एम का सहारा मिल जाए, ये कहीं से सोचने वाली भी बात दूर दूर तक नहीं होगी। कि ओल्ड एज के मुस्लिम हैं या कहें कि 40 प्लस 50 प्लस हैं, उनको लालू यादव पर ही विश्वास है, कांग्रेस पर ही विश्वास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 5 साल का इतना बड़ा परफॉर्मेंस था कि 2010 के बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ और देश में पहला बीजेपी से मुस्लिम विधायक सबा जफर अमौर से जीत गए। और बी टीम का सवाल सिर्फ ओवैसी के साथ ही नहीं है, ये तो एक मुसलमान जो न्यू जनरेशन का मुसलमान समझ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको हटाने के लिए, नहीं तो इसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी खूब देते हैं चुनावी भाषा में। बोलते हैं कि ठीक है, हम बी टीम है तो हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। वो कहे नहीं हमको साथ में देते हैं भाई टिकट, हम एक ही टिकट पर लड़ेंगे, एक ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब उसको चाहिए नया। अब नया क्या है भाई? उसको स्कूल कहाँ मिल रहा है वो देख रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा है, उसके लिए फिजिकली और एजुकेशनली डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा है, इसको और देख रहा है। लेकिन तथाकथित जो पार्टी है वो लगातार उनके, आप मैनिफेस्टो में देखिए क्या कहते हैं। कभी नहीं कहते कि हम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा पे खर्च कर देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार पे खर्च कर देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य पर खर्चा कर देंगे। वो कहते क्या है? आप सुरक्षित हैं। भाई क्या सुरक्षित है? देश सबका है, तो सुरक्षा का कौन सा सवाल है? सबको सुरक्षित रहेंगे, मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है वो आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ 7 दलों का महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन इन सबके बीच वोटिंग पैटर्न को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार है, जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि धार्मिक आधार पर भी वोटिंग होती है। खासकर जब बात हम बिहार की करते हैं तो एमवाई समीकरण की चर्चा जरूर होती है। कहा जाता है राजद के कोर वोट जो बैंक है वो एमवाई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव। लेकिन क्या बीते वक्त की तरह अभी भी मुस्लिम समुदाय जो है वो आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर उसने अपने वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव किया है? 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा सीमांचल के क्षेत्र में, हमने देखा। तो क्या 24 में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? और अगर मिलेगा तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और अगर वैसा नहीं मिलेगा, आरजेडी और महागठबंधन के साथ मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर रहेगा, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी असलम अब्बास जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। असलम, सबसे पहले तो बिहार की आबादी और उसमें लोकसभा की सीटों को अगर देखा जाए तो क्या आपको नजर आता है कितनी सीटें मुसलमान समुदाय से आने वाले नेताओं को मिलनी चाहिए और कितनी मिली हुई हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार चर्चाएं होती रहती है कि क्या फैक्टर है जाति का, संख्या का, बल का। एक नारा याद है, 90 भाग हमारा है। तो नारा होता है 90 भाग का मतलब ही है कि हिस्सेदारी की बात है। तो हिस्सेदारी की बात को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, होती भी रहती। तो मुसलमानों का जब बात आता है तो आपको देखेंगे कि राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी में कहीं ना कहीं शून्यता आ जाती है। शून्यता इसलिए बोल रहे हैं कि गिने चुने नाम चेहरे रहते हैं जो राजनीति करते हैं मुसलमानों के चेहरे के रूप में।
और बात खास करके बिहार की करें तो बिहार में अगर समीकरण देखिए तो अमूमन माना जाता है कि बिहार में 20% मुसलमानों की आबादी होगी, या फिर कहें ज़्यादा लोगों से कुछ अधिक वोट होगा, चाहे 17 हो या फिर 18 हो या 20% हो। तो उस हिसाब से बिहार में कम से कम 6 से 8 की संख्या में एमपी यानी लोकसभा पहुंचना चाहिए, जो आज़ादी की आबादी में जाति का जो फैक्टर है, और उसमें भी बहुत सारा फैक्टर है। हालांकि मौजूदा समय में मुसलमानों में भी कई सारे पिछड़ा फॉरवर्ड की बातें होती रहती है। तो ये जो 7 और 8 का जो बात है, उस आंकड़े को आप इसके समझिए बिहार जब कंबाइन था, जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद से 1990 तक आप देख लीजिए 4, 5, 2, 3 का ये आंकड़ा रहता था, फिर 90 में 6 पे पहुंचा, और उसके बाद फिर झारखंड का बंटवारा हुआ, उसके बाद 6 से आगे आंकड़े नहीं पहुंचे। बिहार में हमेशा 3, 4, 2 पर आके एमपी की संख्या रहती मुसलमानों की, और मुसलमानों की नुमाइंदगी कहें कि उनका बात सदन में कौन रखे, उनके अधिकार की बात कौन करे, इसको लेकर लगातार बिहार की चर्चा होता है। खास करके मुसलमानों की बात करते हैं हम लोग तो बिहार में आबादी बहुत बड़ी है। बिहार की राजनीति में हमेशा इस बात को लेकर तुष्टीकरण के आधार पर बोला भी जाता है कि खास वर्ग में, खास इलाका में, जैसा आपने कहा एमआई समीकरण कि आप तुष्टीकरण के तहत राजनीति कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है। इसको जो न्यू जनरेशन है, मुसलमानों का जो युवा पीढ़ी है, वो बखूबी समझ रहा है इस बात को कि क्या सिर्फ हम तुष्टीकरण का शिकार हो रहे हैं या हिस्सेदारी भी मिल रही। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा रोकूंगा क्योंकि आपने सीटों के बारे में बताया कि क्यों 90 के दशक में 6 सीट थी, फिर झारखंड अलग हो गया, तो 3-4 पर ही जाकर इस समुदाय का प्रतिनिधि जो है वो अटक गया लोकसभा में। तो मेरे पास एक आंकड़ा भी है, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी मिल जाए, क्योंकि लगभग 17 से 18 और 20% होने की चर्चा मुसलमान समुदाय की बिहार में होती है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पर अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि महज 2 मुसलमान समुदाय के नेता लोकसभा का चुनाव जीत पाए। यानी कि अभी लोकसभा में जो मुसलमान समुदाय का आंकड़ा है बिहार से, वो महज 2 है। तो पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उसके वोटिंग पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ही आगामी साल में होना है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, दोनों को वोटिंग पैटर्न को समझे। मुसलमान समुदाय के लोगों ने वोट किस आधार पर किया, क्योंकि बहुत ऐसे सीट है जहां पर उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। तो आखिर 19 में महज 2 सीट क्यों मिली लोकसभा की उनको, 2014 में उन्हें महज 4 सीट क्यों मिली, और यह आंकड़ा बढ़ने के बजाय घट क्यों रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कहे कि 2019 में सीटें क्यों घट रही है और आंकड़े लगातार डिक्रीजमेंट की ओर क्यों जा रहा है। तो सबसे बड़ा देखिए सवाल ये है कि राजनीति, बिहार की राजनीति में जो बातें होती है, आपने शुरुआत में ही कहा था एमवाई समीकरण, तो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक खास समूह को टारगेट करने की कोशिश होती है। लेकिन 2019 का जब हम चुनाव देखते हैं तो मोदी फैक्टर सबसे बड़ा काम कर रहा था, और फिर मोदी के राष्ट्रवाद के सहारे राजनीति के चुनावी माहौल थे उस समय। अगर देखिए तो राष्ट्रवाद के सहारे मोदी फैक्टर में बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा थे नहीं उम्मीदवार। अब आप बिहार के चेहरा में बात करें तो शहनवाज हुसैन, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। तो बीजेपी से तो संसद पहुंचने से कोई रहे, अब फैक्टर काम कर रहा था मोदी का, तो आप समझिए कि विपक्ष का सुपड़ा साफ था, सुपड़ा साफ था। ये आप इत्तेफाक कहिए या मिस्टेक कहिए कि एक सीट कांग्रेस बचा पाई, और दूसरी सीट जो खगड़िया आप चौधरी महबूब अली कैसर जीत कर कामयाब हुए, तो वो भी एनडीए लहर में था। तो शायद अगर तुष्टीकरण के नाम पर, एमवाई की समीकरण के नाम पर राजनीति नहीं होती, अगर ऐसा राष्ट्रवादी का ही बात होता, अगर बीजेपी भी अपने तरफ से 2-4 टिकट देती तो शायद संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ है वो कैसे डैमेज हुआ, ये आप इस बात से समझिए कि सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर क्या मोदी लहर को रोका जा सकता है, इस बात को समझिए। युवा पीढ़ी जो मुसलमान है संख्या को समझ रहा है कि संख्या कैसे हो। आप 2010 से अब 2024 में आइए, 1 दशक का फासला है। 2014 में वोटर नहीं थे, इंतजार कर रहे होते पीएम क्या चीज़ होते हैं। 2010 में समझदार वोटर हो गए, अब 24 में, माफ कीजिएगा 24 में समझदार वोटर हो गए। तो इस वोटर से आप फिर वही बात आता है आकर के कि क्या आंकड़ों को बढ़ाने के लिए पुराना जो पैमाना था, ढर्रा था, एमवाई समीकरण का जो बात होता है, मुसलमानों की बात होती है, लगातार बात होती है। आप बार बार चुनावी माहौल में सुनते होंगे कि कहा जाता है मुसलमानों को ऐसे नहीं होने देंगे, मुसलमानों को ऐसे नहीं होने देंगे। भाई मुसलमान का जो युवा है, नौजवान, वो समझ रहा है अपने आप को
कि हमको क्या चाहिए, हमको कैसे से बेहतर शिक्षा मिल जाए। मतलब कि आपका ये कहने का अर्थ है कि जो महागठबंधन बिहार में बना है, या फिर जो पहले धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अभी रहती थी, मौजूदा में उन्होंने महागठबंधन बना लिया है, तो वो केवल ये बातें कर रही हैं कि बीजेपी से हम आपको बचाएंगे, बीजेपी से करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती हैं कि वो मुसलमान समुदाय के युवाओं के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सवाल बहुत अच्छा है। आप याद कीजिए 1990 का वो दौर, जब लाल कृष्ण आडवाणी पूरे हिंदुस्तान में, भारत में घूम घूम कर इस बात को कह रहे थे हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानियों को कैसे राष्ट्रवाद हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे। उस जमाने से लगातार जो कमंडल और मंडल आयोग चला और फिर रीजनल पार्टियों का दबदबा हुआ, उनका एक ही नारा है, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। अरे भाई, सुनते सुनते तो मुसलमान थक गया, अब नौजवान बोलता है इसी देश के नागरिक हैं, यहीं पैदा लिए हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं खाए, यहीं लिखे हैं, अब हमको नागरिक क्यों बताते हैं इस देश का? भाई हमको ये बताइए ना कि मेरे लिए क्या कीजिएगा। तो जब वो अपने लिए सवाल पूछते हैं तो उनको नजर आता है कि मेरे लिए स्कूल नहीं है, मेरे लिए रोजगार नहीं है, मेरे लिए नौकरी नहीं है, हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमको सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोला जा रहा है। और अब वो नया जनरेशन इस बातों से सुनते सुनते थक गया है, अब उसको चाहिए नया। अब नया क्या है भाई, उसको स्कूल कहाँ मिल रहा है वो देख रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा है, उसके लिए फिजिकली और एजुकेशनली डेवलपमेंट का बात कौन कर रहा है, इसको और देख रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष जो तथाकथित पार्टी है, हम लोग को धर्मनिरपेक्ष का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन तथाकथित जो पार्टी है वो लगातार उनके, आप मैनिफेस्टो में देखिए क्या कहते हैं, कभी नहीं कहते कि हम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा पे खर्च कर देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार पे खर्च कर देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य पर खर्चा कर देंगे। वो कहते क्या है, आप सुरक्षित हैं। भाई क्या सुरक्षित है? देश सबका है, तो सुरक्षा का कौन सा सवाल है? सबको सुरक्षित रहेंगे, मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे। आप इनको सुरक्षा देने के साथ साथ इनके विकास के लिए क्या करते हैं? तो ये नहीं है। और मौजूदा समय में जो महागठबंधन की आप बात बोल रहे हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार, अभी चेहरा नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार ने सचमुच में एनडीए में रहते हुए भी मुसलमानों के लिए नहीं तो पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसमें मुसलमान भी शामिल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों को लगा कि जो 15 साल हमको एमवाई समीकरण में जोड़ा गया, एमवाई समीकरण से क्या मिला भाई, 2005 से 2010 के बीच में नीतीश कुमार ने बताया कि हम एमवाई समीकरण तो नहीं जानते हैं, लेकिन विकास कैसे होता है जानते हैं। और उसी विकास को शायद 2014 में, 2019 में मुस्लिम का जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, वो शायद देख रहा है और खोज रहा है, जिसका असर कुछ न कुछ 24 में भी आपको मिल सकता है। देखिए 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछला चुनाव था, अब 24 आ रहा है, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन देखिए 2019 में क्या हश्र हुआ था महागठबंधन का, महज एक सीट कांग्रेस बचा पाई किशनगंज की, जहां पर उसने एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। उनकी सिटिंग सीट थी, उसके पहले उन्हीं के विधायक वहाँ, उन्हीं के सांसद थे कांग्रेस के, लेकिन अन्य सभी सीटों पर उसे यानी कि महागठबंधन को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसमें कि मुस्लिम बहुल कुछ सीटों के बारे में आपको बात करूं, किशनगंज जहां पर लगभग 69% आबादी मुसलमान की है, कटिहार 43%, अररिया 42%, पूर्णिया 38%, दरभंगा 23%, मधुबनी 26%। ये वो सीटें हैं जहां पर 20% से अधिक की आबादी है। और इन तमाम सीटों पर अगर किशनगंज को छोड़ दें तो हर सीट महागठबंधन हार गया, जिसमें से उसके पास कुछ सिटिंग सीट भी थी। किशनगंज की सीट भले ही कांग्रेस बचा ले गई, लेकिन कटिहार तारिक अनवर 2014 में एनसीपी से जीते थे लेकिन हार गए। इसके अलावा जो अररिया में सरफराज आलम थे, वो आरजेडी से जीते थे, वो भी चुनाव हार गए। तो एक तो दूसरे सीटों को झटकने की बात दूर है, आपके अपने सिटिंग सीट भी आप गंवा दिए, और वो भी उन जगहों पर जहां पर आपकी आबादी सबसे ज्यादा थी। तो ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि मुसलमान समुदाय भी अब केवल हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसना चाहता है, वो केवल बचाव की राजनीति नहीं देखना चाहता है, वो विकास की राजनीति देखना चाहता है। तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल राष्ट्रवाद मुद्दा था या विकास भी मुद्दा था? देखिए, हमेशा आप समझ लीजिए कि अब जो राजनीति हो रही है, केंद्र की जो राजनीति है, दिल्ली के कुर्सी पे कैसे बैठा जाए। अब जो वोटर हैं, हमारा देश का युवा वोटर, जहां 60 से 70% युवा हैं और वोटिंग कर रहे हैं, आबादी जिनकी 30 से 40 वर्ष आंकी जा रही है, उनको भैया इससे मतलब नहीं है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। बहुत आराम से काम कर रहे हैं, बहुत आराम से खा रहे हैं। उनको चाहिए क्या भैया,
आप मैनिफेस्टो में क्या बता रहे हैं, उनको क्या सौंपने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या सुविधा उनको मिलने वाली, इसी को वो देख रहे हैं। और इसके लिए उनको क्या फैक्टर है भाई, उनको चाहिए कि आपके पास एजेंडा कैसे है, कैसे सड़कें बन जाए, कैसे हॉस्पिटलिटी सुविधा बढ़ जाए, कैसे स्कूलिंग की सुविधा बढ़ जाए, ये और ये सुविधा सबको चाहिए, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर बहुसंख्यक तो वोट क्या, बैंक हो। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, तो क्या जो हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है, बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार करती है जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, मॉब लिंचिंग की बात होती है, तो इन सब में जो सामाजिक ताना बुना है, क्या मुसलमान युवा इस सामाजिक ताने बुने से बाहर आकर अब बीजेपी को भी विकास के नाम पर वोट देने को तैयार हो गया है? देखिए, बीजेपी को मुस्लिम युवा वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे तो सवाल भविष्य में है और पता चलेगा, ये तो ब्लाइंड सवाल है। लेकिन इतना जरूर समझिए कि जो मुस्लिम युवा हैं वो विकास के नाम पर वोटिंग किसी को कर सकते हैं। अब हम लोग नाम लेकर तो नहीं बता, लेकिन कर सकते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती है, जैसा आपने आंकड़े में बताया है कि अररिया कैसे हार गए भाई आप, कटिहार कैसे हार गए, आप समझ सकते हैं कैसे हार गए, मधुबनी कैसे हार जाते हैं, दरभंगा कैसे हार जाते हैं, आप खुद इस बात को तो इसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कि लोगों को हाईवे चाहिए, नहीं चाहिए कि हाँ हम आ गए हैं, आप मुसलमान हैं, अब ठीक है, 5 किलो अनाज हाँ चाहिए। 5 किलो अनाज, समझ गए, आयुष्मान भारत चाहिए। आयुष्मान चाहिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए सुविधा चाहिए। तो ये चीज को आप एकदम समझिए कि आज के टाइम का जो मुस्लिम युवा है, न्यू जनरेशन है, वो कमल दबाने से भी परहेज नहीं कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता। अच्छा, चलिए इसके अलावा अब थोड़ा राजनीतिक गठबंधन जो बिहार में बने हैं उस पर भी जोड़ लेते हैं। 2019 में जनता दल यूनाइटेड ने महज एक मुसलमान समुदाय के नेता को टिकट दिया किशनगंज, वहाँ पर वह मुसलमान समुदाय के नेता से ही हार गए। तो जेडीयू अब आ गई है महागठबंधन में, लेकिन क्या जेडीयू के पास वो मुसलमान वोट बैंक बचा है? क्योंकि 20 में उनके कोई नेता मुसलमान समुदाय से चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे। उन्होंने बसपा के जमा खान को जरूर बाद में मिला लिया, लेकिन अपना तो कोई उनका जीता नहीं था। तो क्या वो मुसलमान समुदाय जो 2010 में 2009 में नीतीश कुमार के साथ गया था, उसने 2015 में साथ छोड़ना शुरू किया, वो क्या दोबारा नीतीश कुमार के साथ आएगा या फिर वो कुछ नया तलाशेगा? मेरा इशारा एआईएमआईएम की तरफ है। देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का, पहले बात तो समझिए कि नीतीश कुमार का अपना पहले कोई कोर वोट बैंक ही नहीं था। लोग बोलते थे लौ कुछ समीकरण की संख्या, भागीदारी कितनी है वो सबको जानते हैं, बहुत कम समीकरण है। और फिर लालू यादव के साथ में रह के नीतीश कुमार को एम का सहारा, वायु हटा दीजिए, एम का सहारा मिल जाए, ये कहीं से सोचने वाली भी बात दूर दूर तक नहीं होगी। क्योंकि मौजूदा समय में अभी भी जो ओल्ड एज के मुस्लिम हैं या कहें कि 40 प्लस 50 प्लस हैं, उनको लालू यादव पर ही विश्वास है, कांग्रेस पर ही विश्वास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उनका अपना विचार है, अपना सोच है। लेकिन नीतीश कुमार का सवाल है, तो पहली बात, इनके साथ ना तो मुसलमानों का विश्वास जुटा था, वो जो आप हम लोग 2009 की चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर था, जिसका चर्चा मैंने किया कि कमल दबाने से भी लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो विकास की बात है, वोटिंग के सपोर्टिंग की बात नहीं है। तो उस दौरान आप एक और आंकड़ा दे रहे थे कि अमौर से देश के पहले विधायक भी बन गए बीजेपी। तो आप समझिए 2009 में 10 में इतना 5 साल का इतना बड़ा परफॉर्मेंस था कि 2010 के बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ और देश में पहला बीजेपी से मुस्लिम विधायक सबा जफर अमौर से जीत गए। ये भी नीतीश कुमार का प्रशासन और सुशासन का विकास का बात था, वही फैक्टर। और रहा सवाल मुसलमानों का, तो मुसलमानों का समर्थन अभी भी विश्वास लालू यादव और कांग्रेस की तरफ है। नीतीश कुमार दूर दूर में लालू यादव के साथ में नहीं टिक सकते, पक्का समझ लीजिए। भरसक अगर एनडीए की तरफ होते तो उसका प्रदर्शन आप जोड़ सकते हैं 2009 और 10 का, कि मुसलमानों ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया नीतीश कुमार के नाम पे। अब दूसरी बात अगर आप करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो एमआईएम की बात कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का इलाका ही नहीं, पूरे बिहार के इलाकों को समझिए। खास करके मौजूदा समय में बिहार में जो उपचुनाव हुए, तो 10,000 12,000 वोट लाना, कहीं ना कहीं वैसी फैक्टर का नाम पूरे बिहार के मुसलमानों में काम कर रहा है मजबूती से, तभी तो वोट मिल रहे हैं, वरना वोट कहाँ से आ रहे हैं। ये बात हुआ। और सीमांचल की बात है, तो सीमांचल में इसका फैक्टर बहुत मजबूती से काम करेगा। पिछले 2019 के चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान ने तो किशनगंज में कांग्रेस कैंडिडेट है मोहम्मद जावेद साहब को कहिए कि परेशान करके आखिरी दम तक रख दिया, जीत गए, तीसरे पोजीशन पे अब्दुल ईमान रहे, लेकिन परेशान करके रख दिया। तो इससे आप समझिए कि वैसी पूरे बिहार में
अभी जो अंदर खाने की बात आपको हमें बता रहे हैं कि इस बार बिहार में कम से कम वो तो 3-4 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसा उनकी पार्टी की तैयारी है। और उसमें आप समझिए कि SC/ST के रिजर्व सीटों भी हो सकती है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है। तो वैसी का फैक्टर, मुसलमानों का जो युवा चेहरा है, वैसी का भाषण जो है दमदार होता है, युवाओं को अट्रैक्टिव करता है, युवाओं के बीच में उनकी चर्चाएं होती है। लेकिन जो बीजेपी का बी टीम का उन पे मुहर लगता है वो कितना असर करेगा? देखिए, बी टीम का नारा अब जो है नौजवान जो है नया पीढ़ी जो है सुनते सुनते थक गया। ये बी टीम का आवाज़ जो है धर्मनिरपेक्ष जो तथाकथित पार्टियां हैं उनके तरफ से लगाया जाता है और बोला भी जाता है। और बी टीम का सवाल सिर्फ ओवैसी के साथ ही नहीं है, ये तो एक मुसलमान जो न्यू जनरेशन का मुसलमान समझ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको हटाने के लिए, नहीं तो इसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी खूब देते हैं चुनावी भाषा में। बोलते हैं कि ठीक है हम बी टीम है तो हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, कहे नहीं हमको साथ में देते हैं भाई टिकट, हम एक ही टिकट पर लड़ेंगे, एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बी टीम का उस सवाल का जवाब भी बहुत आसान तरीके से सभाओं में देते हैं। और हुजूम तो देखते बनता है कि हुजूम कितना आता है। मुसलमान समुदाय किस प्रकार से वोटिंग पैटर्न में अपना बदलाव कर रहा है, उसी की हम चर्चा कर रहे थे। हमारे सहयोगी असलम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए थे और बेहतर तरीके से इन्होंने समझाया कि किस प्रकार 90 के दशक से वोटिंग मुसलमान समुदाय करता रहा। आज भी वो लालू प्रसाद यादव के साथ ज़्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ उसमें सेंधमारी भी हुई है। यानी कि युवा जो अब वोट कर रहा है वो विकास के नाम पर भी कर रहा है। वो भले ही कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन जब बारी आती है विकास की, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की, तो फिर कहीं ना कहीं जो सरकारें बनती हैं उस पर नजर जाता है और देखता है वो कि कौन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और उससे उसको कितना फायदा पहुंच रहा है। बिहार में महागठबंधन जरूर बना है, लेकिन वो कितनी चुनौती दे पाएगा ये तो अगले साल 24 के चुनाव में पता चलेगा। उपचुनाव में महागठबंधन निश्चित तौर पर पिछड़ा है, तो बीजेपी को ये माना जा सकता है कि एक एज तो मिला हुआ है। साथ ही साथ मोदी फैक्टर काम करता है। विकास के नाम पर भी मुसलमान के जो समुदाय के युवा हैं वो वोट करते हैं, ऐसा असलम अब्बास का मानना भी है। साथ ही साथ इस ओवैसी जो फैक्टर हैं वो भी 24 में काम करेंगे और अगर 3-4 सीटों पर वो चुनाव लड़ गए तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।